हेलो बच्चों। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, मज़े से हैं और पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज की पॉडकास्ट सीरीज में हम पादप जगत का बात करने वाले हैं। तो आराम से तसल्ली से ईयरपॉड्स को, अपने हेडफोन्स को या ईयरफोन्स को कान में डाल लीजिए और आंख बंद करके तसल्ली से इस बातों को सुनिए, क्योंकि अब हम एनसीईआरटी कवर करने जा रहे हैं। अब पादप जगत के सबसे पहले पेज पे बच्चों वर्गीकरण की बात कर रखी है, यानी क्लासिफिकेशन की बात कर रखी है। और उसमें तीन तरह के वर्गीकरण की बात कर रखी है। एक तो आपके पास कृत्रिम प्रकार का वर्गीकरण यानी आर्टिफिशियल सिस्टम, प्राकृतिक प्रकार का वर्गीकरण नेचुरल सिस्टम, और जैव विकास इतिहास यानी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले कृत्रिम क्लासिफिकेशन दे रखा है यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दे रखा है, जो लिनेस ने दिया था। और लिनेस ने क्या किया था, केवल एक या कुछ आकारिकी लक्षणों के आधार पर ही वर्गीकरण किया था। तो पादपों को वर्गीकृत करने के लिए केवल एक या कुछ आकारिकी लक्षणों के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया, लिनेस द्वारा किया गया, उस वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण कहा जाता है। अब आपको मालूम है कि इसकी कमियां रही होंगी, क्योंकि आप केवल आकारिकी लक्षण, वो भी कुछ आकारिकी लक्षण का अध्ययन कर रहे हो। तो इससे बेहतर वर्गीकरण जो आया वो प्राकृतिक वर्गीकरण आया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें पादपों के वर्गीकरण का आधार सभी लक्षणों को माना गया। यानी आंतरिक लक्षण हो, बाह्य आकारिकी हो, आंतरिक लक्षण हो, अनैटमी हो, समस्त लक्षणों का अध्ययन करके वर्गीकरण जब बनाया गया तो उसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। फिर इसके बाद सारे वर्गीकरण के बाद, यानी सभी लक्षणों के साथ साथ जैव विकास का इतिहास, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के माध्यम से जब वर्गीकरण किया गया तो उसको हम एवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें टिप्पो थे, एंगलर थे, एंगलर एंड प्लांट वाले। अब इसके अंदर बच्चों एक न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी आता है, सांख्यिकी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, जब वर्गीकरण करने की तो तकनीक है, उसमें हम लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम पादपों के लगभग समस्त सभी लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। हर लक्षण को एक कोड असाइन किया जाता है और उसके आधार पर हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके वर्गीकरण करते हैं। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में साइटो टेक्सोनोमी आता है बच्चों, जिसमें हम लोग कोशिका द्रव्य के लक्षण यानी क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संरचना का अध्ययन करते हैं साइटो टेक्सोनोमी में। और एक होता है कीमो टेक्सोनोमी, जिसमें हम रासायनिक, पादपों के रासायनिक संरचना का अध्ययन करते हैं कीमो टेक्सोनोमी में। अब बच्चों जब हम पादप जगत की बात करते हैं तो पादप जगत में हम लोग किन किन की बात करेंगे। पादप जगत में शैवाल होती है, एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म्स और अंत में आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग शैवाल या एल्गी की बात करते हैं। अब एल्गी देखा जाए तो सबसे निम्न प्रकार के पादप हैं, बिल्कुल लोअर प्लान से या निम्न प्रकार के पादप हैं, और लगभग लगभग सभी शैवाल जो है वो जलीय होती हैं यानी एक्वेटिक होती हैं। अब ये जो शैवाल होती है बच्चों, इनमें कोशिका भित्ति सबसे पहले महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से तो बनी ही होगी, बिल्कुल सेल्यूलोज से बनी होगी। और सेल्यूलोज के साथ साथ सेल्यूलोज के साथ साथ इनमें गैलेक्टेंस होते हैं, मैनन्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड्स होते हैं। अब एल्गी जो है बच्चों, वो देखो सामान्य पादप जैसी नहीं होती, क्योंकि जब हम सामान्य पादप की बात करते हैं तो सामान्य पादप जो है उसमें तने, जड़, पत्तियों की बात होती है। लेकिन जब आप शैवाल को देखते हो तो उसकी मुख्य काय में ये तने, पत्ती और जड़ नहीं होते। और जब उनकी संरचना में तने, जड़ और पत्तियां नहीं होती तो उनको हम थैलस कहते हैं। तो एल्गी को थैलोफाइटा भी कहा जाता है, थैलस भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इनमें क्या नहीं पाया जाता, इनकी मुख्य काय जो है वो तने, जड़ और पत्तियों में विभेदित नहीं होती है। फिर शैवाल के अंदर संवहनीय उत्तक भी नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम भी नहीं देखे जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम भी किस में नहीं पाए जाते हैं, शैवाल या एल्गी में नहीं पाए जाते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब हम शैवाल या एल्गी की बात करते हैं तो इनमें भ्रूण का निर्माण भी नहीं होता है। भ्रूण का निर्माण इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब शैवाल अगुणित होती है तो इनमें निषेचन से जब युग्मनज बनता है तो वो युग्मनज सीधे सीधे मियोसिस करता है। तुरंत जाइगोट जो है या युग्मनज जो है वो तुरंत अर्धसूत्री विभाजन दर्शाता है, और इसलिए भ्रूण का निर्माण शैवाल या एल्गी में नहीं देखा जाता। फिर शैवाल में जब जनन होता है बच्चों तो इनमें कायिक जनन भी हो सकता है, अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। जब हम कायिक जनन की बात करते हैं तो कायिक जनन विखंडन के द्वारा हो सकता है, खंडन के द्वारा हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन या फिजन के द्वारा शैवाल में कायिक जनन होता है। अलैंगिक जनन के दौरान बीजाणुओं का निर्माण होता है, और सबसे कॉमन बीजाणु जो शैवाल में बनते हैं वो चल बीजाणु या जूस्पोर्स होते हैं। लैंगिक जनन जो होता है जीवाणुओं में वो तीन तरीके का हो सकता है। अगर दोनों नर और मादा युग्मक, दोनों युग्मक एक जैसे होते हैं तो उसको समयुग्मी या आइसोगेमस कहते हैं। अगर अलग अलग आकार के होते हैं तो उनको विषम युग्मी या एनाइसोगेमस कहते हैं। और अगर नर युग्मक छोटा और गतिशील होता है
और मादा युग्मक बड़ी और अगतिशील होती है तो उसको अंडयुग्मी कहते हैं, ऊगेमस। तो इनके उदाहरण आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में बच्चों। समयुग्मी आइसोगेमस में दो उदाहरण होते हैं, क्लोरेला उदाहरण है, स्पाइरोगायरा उदाहरण है, क्लमाइडोमोनास उदाहरण है। क्लमाइडोमोनास में गतिशील युग्मक होते हैं, स्पाइरोगायरा के अंदर अगतिशील युग्मक होते हैं। फिर अनाइसोगेमस जो है विषम युग्मी में यूडोरिना उदाहरण है, और अंड युग्मी ऊगेमस में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण आपको याद रखने हैं। अब हम शैवाल की बात करें तो एल्गी या शैवाल को हम तीन वर्गों में विभाजित करते हैं, हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल। और इन तीनों वर्गों में विभाजित करने का प्रमुख आधार होता है इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर शैवालों को तीन भागों में बांटा गया है। उसके अतिरिक्त संचित भोजन क्या है, कोशिका भित्ति कैसी है, फ्लैजिला कितना है, यह भी इनका वर्गीकरण का आधार है। तो जो चार्ट एनसीईआरटी में दे रखा है उसको मैं बता रहा हूं बच्चों। सबसे पहले हरी शैवाल आती है। हरी शैवाल के अंदर वर्णक होते हैं क्लोरोफिल ए और बी। संचित भोजन होता है स्टार्च। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। फ्लैजिला की संख्या होती है 2 से 8, सभी बराबर होते हैं और यह शुद्ध और लवणीय जल दोनों में पाई जाती है। जब हम भूरी शैवाल की बात करते हैं तो भूरी शैवाल में वर्णक हो जाते हैं क्लोरोफिल ए और सी। भूरा रंग जो होता है वो फ्यूकोजैंथिन के कारण होता है। संचित भोजन लैमिनेरिन और मैनिटॉल होते हैं। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज के साथ साथ एल्गिन पाया जाता है और फ्लैजिला की संख्या 2 होती है और दोनों असमान होते हैं। और ये अधिकांश लवणीय जल में या मराइन या ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं। तीसरी है लाल शैवाल। लाल शैवाल में वर्णक होते हैं क्लोरोफिल ए और डी, और ए और डी के साथ जो लाल रंग होता है वो फाइको एरिथ्रिन के कारण होता है। जो कोशिका जो संचित भोजन है इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च शाखित स्टार्च होता है, अमाइलोपेक्टिन जैसी संरचना होती है। फिर इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता भाई। इनके बीजाणु में भी फ्लैजिला नहीं होता, इनके युग्मकों में भी फ्लैजिला नहीं होता, और अधिकांश रूप से कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज के साथ साथ पॉलीसल्फेट एस्टर्स मिलते हैं और ये भी अधिकांश रूप से लवणीय जल में पाए जाते हैं। फिर आपको विशेष रूप से लक्षण में याद रखना है, जब हम हरी शैवाल या ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो विशेष लक्षण में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हरी शैवाल के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चों, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट का आकार अलग अलग होता है। कप आकार का हो सकता है, स्पाइरल आकार का हो सकता है, जालीदार हो सकता है, कॉलर आकार का हो सकता है। तो अलग अलग आकार के क्लोरोप्लास्ट आपको हरी शैवाल में मिलेंगे। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के भीतर पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। पायरेनोइड्स जो हैं बच्चों वो संचित भोजन है जो प्रोटीन और स्टार्च से मिलकर बना है। तो प्रोटीन और स्टार्च से मिलकर संचित भोजन जो संकुल बनता है उसको पायरेनोइड्स कहते हैं, और वो हरी शैवाल के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, विशेष लक्षण है। फिर हरी शैवाल है। हरी शैवाल में खंडन या विखंडन के द्वारा कायिक जनन हो सकता है, चल बीजाणु पाए जाते हैं उनमें, और लैंगिक जनन समयुग्मी, विषम युग्मी या अंडयुग्मी हो सकता है। उदाहरण आपको हरी शैवाल के याद रखने हैं, बिल्कुल क्लोरेला याद रखना है, क्लमाइडोमोनास याद रखना है, वॉल्वॉक्स कॉलोनी में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स तंतुमय रूप होता है, स्पाइरोगायरा, ये आपके पास कारा, ये सारे के सारे हरी शैवाल के उदाहरण हैं। फिर हरी शैवाल के बाद आता है नेक्स्ट आपको भूरी शैवाल। भूरी शैवाल की हम बात करें तो भूरी शैवाल मुख्य रूप से समुद्र में पाई जाती है, लवणीय जल में पाई जाती है, और जो भूरी शैवाल या ब्राउन एल्गी है उसकी साइज, जो आकार है वो विषम का होता है। सरलतम आकार के एक्टोकार्पस होते हैं, और ऐसे भूरी शैवाल भी होती है जिनकी लंबाई 100 मीटर तक जाती है, जिनको कैल्प्स या लैमिनेरिया कहते हैं। तो 100 मीटर लंबी शैवाल जो है वो कैल्प्स या लैमिनेरिया भी होती है। सरल रूप जो होता है एक्टोकार्पस है। फिर आपके पास ये जो शैवाल है, यानी किसकी बात हो रही है, भूरी शैवाल की, तो भूरी शैवाल की जो मुख्य काय है वो 3 भागों में विभाजित हो सकती है। उनमें तने जैसे स्टाइप संरचना होती है, जड़ रूपी होल्ड फास्ट होता है, और पत्ती रूपी प्रकाश संश्लेषण दर्शाने वाले फ्रॉन्स मिलते हैं। तो होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्स, ये तीनों लक्षण आपको या तीनों संरचना आपको किसमें मिलेगी, भूरी शैवाल में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण याद रखना है बच्चों, भूरी शैवाल के युग्मक जो होते हैं वो भी नाशपति आकार के होते हैं, और भूरी शैवाल के जो बीजाणु होते हैं वो भी नाशपति आकार के होते हैं, पियर शेप्ड या पायरिफॉर्म, और उनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। भूरी शैवाल के उदाहरण की बात करें तो इसमें एक्टोकार्पस होता है बच्चों, कैल्प्स लैमिनेरिया होता है, फ्यूकस होता है, डिक्टियोटा होता है। तो ये सब भूरी शैवाल के उदाहरण हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सैरगैसम भी उदाहरण है। इसमें फ्यूकस जो है वो एकमात्र शैवाल है जो डिप्लॉइड है, बाकी सब अगुणित शैवाल होती हैं, लेकिन द्विगुणित या डिप्लॉइड शैवाल कौन सी हो गई, फ्यूकस हो गई। फिर हम लोग भूरी शैवाल के बाद लाल शैवाल की बात करते हैं बच्चों। लाल शैवाल जो होते हैं वो एकमात्र ऐसी शैवाल है जो समुद्र की सतह पर भी मिलती है और सबसे गहराई में भी मिलती है। तो ऐसी शैवाल जो सबसे अधिक गहराई में पाई जाती है वो आपके पास लाल शैवाल होती है।
अधिकांश लाल शैवाल जो है वो बहुकोशिकीय, उनका थैलस जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, और उनमें जनन यानी उनमें युग्मक हो या बीजाणु हो, वो उनमें फ्लेजिला नहीं मिलेगा। फ्लेजिला नहीं पाया जाता है तो अगतिशील युग्मक पाए जाते हैं, अगतिशील युग्मक और अगतिशील बीजाणु पाए जाते हैं। फिर एनसीईआरटी की लाइन है, ये शैवाल ऐसी शैवाल है जिसमें निषेचन के पश्चात जटिल परिवर्तन देखे जाते हैं, क्योंकि ये बहुकोशिकीय होती है। फिर उदाहरण बच्चों इनके अंदर आपके पास पॉलीसाइफोनिया होता है, पोरफायरा होता है, जेलिडियम होता है, ग्रेसिलेरिया, ये लाल शैवाल है। अब जब आप एल्गी के आर्थिक महत्व की बात करोगे तो लगभग 50% प्रकाश संश्लेषण जो समुद्र में देखा जाता है वो शैवाल करती है। उसके अलावा लैमिनेरिया जो भूरी शैवाल है, लैमिनेरिया आपके पास हो गया, सैरगैसम हो गया जो भूरी शैवाल है, और पोरफायरा जो लाल शैवाल है, यह शैवाल खाने योग्य होती है, एडिबल एल्गी है, तो एडिबल है। उसके अलावा अगार अगार जो है बच्चों, आपको पता होगा एक हाइड्रोकोलॉइड होता है, अगार अगार आपको जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जैसी लाल शैवाल से प्राप्त होता है। और कैरेगीन जो होता है वो आपको कॉन्ड्रस या आयरिश मॉस लाल शैवाल से प्राप्त होता है। अगार अगार हो या कैरेगीन हो, ये माध्यम को ठोस बनाने में काम करता है, आइसक्रीम और जेलीज को गाढ़ा बनाने में यूज किया जाता है। फिर शैवाल की बात हम बात करें, शैवाल के बाद नेक्स्ट आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनकी जो मुख्य काय है वो शैवाल से ज्यादा विभेदित है, मतलब उनमें अब थैलस रूपी संरचना है, लेकिन उनकी मुख्य काय थैलस से बेहतर विभेदित है। तने रूपी और पत्ती रूपी और जड़ रूपी मूलाभास देखे जाते हैं, राइजोइड्स। हाँ, लेकिन अब हम ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर कहते हैं। उभयचर इसलिए क्योंकि ये स्थल पे तो आ गए हैं, ये लैंड पे तो आ गए हैं, लेकिन इनको अभी भी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है, और इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, रहते स्थल पर है, इसलिए इनको पादप जगत के उभयचर कहते हैं। इन ब्रायोफाइट्स में भी अभी तक संवहनीय उत्तक नहीं आए हैं, इनके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम नहीं आए हैं, लेकिन इनमें भ्रूण बनना प्रारंभ हो गया है। अब जब हम ब्रायोफाइट्स की मुख्य काय की बात करते हैं, जब किसी भी ब्रायोफाइट को आप देखते हो तो ब्रायोफाइट की मुख्य काय जो है वो अगुणित होती है और उस पर युग्मक पाए जाते हैं। तो अगुणित होती है और उस पर युग्मक बनते हैं, इसलिए उसको युग्मकोद्भिद या गेमिटोफाइट कहते हैं। अब अगर युग्मक बनेंगे गेमिटोफाइट पे तो युग्मक बनने के लिए उनमें नर लैंगिक संरचना और मादा लैंगिक संरचना होनी चाहिए। नर लैंगिक संरचना एंथेरिडियम होती है, मादा लैंगिक संरचना आर्किगोनियम होती है। एंथेरिडियम जो होती है वो नर युग्मक यानी एंथेरोजोइड्स बनाती है, और मादा युग्मक आर्किगोनिया जो है वो अंडकोशिका मादा युग्मक बनाता है। अब निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है और नर युग्मक गतिशील होते हैं, तो वो तैरते हुए मादा युग्मक तक पहुंचकर निषेचन दर्शाते हैं। निषेचन से आपके पास युग्मनज बनता है, और युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है, और वो भ्रूण आगे चलकर बीजाणुद्भिद में विकसित होता है। ब्रायोफाइट का जो बीजाणुद्भिद होता है वो फुट, सीटे और कैप्सूल में विभाजित होता है। इन कैप्सूल के अंदर बीजाणु बनते हैं, बीजाणु के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मृदा में गिरते हैं और अंकुरण के द्वारा नया ब्रायोफाइट बना देते हैं। इस तरह के जीवन चक्र को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र कहा जाता है। अब ये जो ब्रायोफाइट्स है बच्चों, इन ब्रायोफाइट्स में दो उदाहरण पढ़ते हैं, लिवरवर्ट्स जिसके उदाहरण है रिक्सिया और मर्केंशिया, और मोसेस जिसके उदाहरण है स्फेगनम, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। जब हम लिवरवर्ट्स की बात करते हैं बच्चों, रिक्सिया और मर्केंशिया, तो मर्केंशिया आपको ध्यान रखना है यूनिसेक्सुअल होता है, क्योंकि नर और मादा पादप अलग अलग होते हैं। मर्केंशिया में नर थैलस अलग है, मादा थैलस अलग है, तो वो यूनिसेक्सुअल है यानी डाइशियस है। अब खासियत यह है बच्चों की जब हम लिवरवर्ट्स की बात करते हैं तो लिवरवर्ट्स के जो मूलाभास है, राइजोइड्स हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। उसके बाद इनमें अलैंगिक कलिकाएं पाई जाती है जिनको हम जेमा कप्स कहते हैं। तो जेमा अलैंगिक कलिकाएं होती है, हरी बहुकोशिकीय कलिकाएं होती हैं जो मुख्य पादप से पृथक होती हैं और मुख्य पादप से अलग होकर डिटैच होकर नया पादप बना देती हैं। तो ये जेमा कप्स आपको रिक्सिया और मर्केंशिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा मर्केंशिया में इलेटस नाम के आर्द्रग्राही उत्तक होते हैं जो बीजाणु प्रकीर्णन में काम करते हैं। फिर लिवरवर्ट्स की बात करें, हम मॉसेस की बात करें बच्चों, तो मॉसेस जो है उनमें स्फेगनम आता है, उसमें आपके पास फ्यूनेरिया आता है और उसमें पॉलीट्राइकम आता है। मॉसेस में जो मूलाभास हो जाते हैं बच्चों, वो मूलाभास बहुकोशिकीय हो जाते हैं। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जो मॉसेस होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो बीजाणु है वो बीजाणु का अंकुरण अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब बीजाणु सबसे पहले
प्रोटोनिमा अवस्था में परिवर्तित होता है। प्रोटोनिमा एक रेंगती हुई तंतुमय संरचना होती है जिसको प्रोटोनिमा कहते हैं। इस प्रोटोनिमा पे आगे चलकर विखंडन होता है और आगे चलकर फिर वो पत्तीदार अवस्था लीफी स्टेज बनाती है। लीफी स्टेज का मतलब है पत्तियां निर्मित हो जाती हैं और लैंगिक अंग बन जाते हैं, और ये लीफी स्टेज आगे चलकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। तो बीजाणु के अंकुरण के दौरान दो अवस्थाएं बनती है, प्रोटोनिमा अवस्था और पट्टीदार या लीफी अवस्था। किसके अंदर? मोसिस के अंदर। अब इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्फैग्नम याद रखना है, क्योंकि स्फैग्नम को हम पीट मॉस या बॉग मॉस कहते हैं, क्योंकि ये ईंधन, इसका जीवाश्म ईंधन के रूप में यूज होता है और इसमें जल अवशोषण करने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए इसको पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि बाकी सारे पादपों की तुलना में ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व सबसे कम है, लेकिन फिर भी है। स्फैग्नम पीट मॉस के उदाहरण है। और दूसरा, क्योंकि ब्रायोफाइट्स की हाइट ज्यादा लंबी होती नहीं है, वो चादर के रूप में मृदा पर बिछे रहते हैं, और क्योंकि वो चादर के रूप में मृदा पर बिछे रहते हैं, इसलिए मृदा अपर्दन को, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। और लाइकेंस के साथ मिलकर सबसे पहली जातियां हैं जो अनुक्रमण के दौरान स्थापित हो जाती हैं। फिर ब्रायोफाइट्स की बात हम बात करें तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स ऐसे पादप है बच्चों जिनकी पूरी मुख्य पादप, इनकी मुख्य पादप काय जो है वो पूर्ण रूप से विभेदित हो चुकी है तने, जड़ और पत्तियों में। मतलब जब किसी भी टेरिडोफाइट या फर्न को देखते हो तो उसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से अलग से तने, पत्तियां और जड़ दिखाई देती हैं। तो पूर्ण रूप से पादप उत्तक या पादप अंग का विभेदन किसमें हो चुका है? टेरिडोफाइट्स में। अब टेरिडोफाइट्स जो है वो स्थलीय पादप है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनका भी भौगोलिक वितरण जो है वो सीमित रहता है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स को भी निषेचन के लिए जल चाहिए, और निषेचन के लिए जल चाहिए, इसलिए भी इतने ज्यादा नहीं फैलते हैं। ये भौगोलिक रूप से सीमित जगह पर ही पाए जाते हैं। हाँ, टेरिडोफाइट सबसे पहले पादप है जिनमें समवैनीय उत्तक आ गए हैं। मतलब टेरिडोफाइट्स में सबसे पहली बार जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। जाइलम जल और खनिज के स्थानांतरण में काम करता है। जाइलम के अंदर वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिकाएं या वेसल्स नहीं होते। और फ्लोएम भोजन स्थानांतरण में काम करता है, उसमें सहाय कोशिकाएं अभी तक नहीं आए हैं। फिर ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं बच्चों, ये टेरिडोफाइट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स जो है उनमें एक ही तरह का बीजाणु बनता है, यानी ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सम बीजाणुता दर्शाते हैं। और कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जैसे एजोला हो गया, आइसोइटीज हो गया, मार्सेलिया हो गया, सेलेजिनेला हो गया, सैल्विनिया हो गया, ये कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें सबसे पहली बार विषम बीजाणुता आई है। अब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, लघु पर्ण जिसको हम कहते हैं। छोटी पत्तियां किसमें मिलती हैं? सेलेजिनेला में मिलती हैं। और कुछ पत्तियां होती है टेरिडोफाइट्स की जो पत्तियां बड़ी होती हैं, दीर्घ पर्ण होती हैं, मैक्रोफाइलस, जैसे फर्न्स। तो फर्न्स की पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए वो सजावट के रूप में यूज किए जाते हैं, और सेलेजिनेला की पत्तियां छोटी होती हैं। अब जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं बच्चों तो दो तरह के टेरिडोफाइट्स हो गए। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो सम बीजाणुता दर्शाते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं जो विषम बीजाणुता पाए जाते हैं। जब हम सम बीजाणु टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो इनकी मुख्य काय द्विगुणित होती है। टेरिडोफाइट्स के अंदर अब जो मुख्य काय है वो अगुणित नहीं रहती, मुख्य काय जो है वो द्विगुणित होती है, जिसको हम स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद कहते हैं। इन बीजाणुद्भिद पे पत्तियां पाई जाती हैं जिन पर बीजाणु निर्मित होते हैं। अब बीजाणु निर्मित होते हैं तो इन पत्तियों को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं या बीजाणु पर्ण कहते हैं। अब इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे अगुणित बीजाणु बनता है, और अगुणित बीजाणु अंकुरण के द्वारा प्रोथैलस बनाता है। तो सम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में जो अगुणित बीजाणु थे वो अंकुरण के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? प्रोथैलस। तो प्रोथैलस युग्मकोद्भिद कहलाता है। और ये जो प्रोथैलस युग्मकोद्भिद है ये स्वतंत्र जीवी होता है, ये बीजाणुद्भिद पे निर्भर नहीं होता। जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स में मुख्य पादप काय जो होती है वो अगुणित युग्मकोद्भिद की होती है, और जो बीजाणुद्भिद होता है, फुट, सीटे और कैप्सूल, वो आवास के लिए और भोजन के लिए किस पर आश्रित रहता है? युग्मकोद्भिद पर रहता है ब्रायोफाइट्स में। लेकिन टेरिडोफाइट्स में मुख्य काय, मकान किसका है? मुख्य काय बीजाणुद्भिद का है। लेकिन जो प्रोथैलस है वो अलग से रहता है। प्रोथैलस स्वतंत्र जीवी होता है और अलग से नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग विकसित करता है। नर लैंगिक अंग एंथेरिडिया होता है, मादा लैंगिक अंग आर्किगोनिया होता है। नर लैंगिक अंग एंथेरिडिया से नर युग्मक बनते हैं, एंथेरोजोइड्स। मादा युग्मक आर्किगोनिया अंडा बनाती है, एग। निषेचन के लिए जल चाहिए होता है, जल से युग्मनज बनता है निषेचन के द्वारा, निषेचन से युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से नया टेरिडोफाइट बन जाता है। ये जो जीवन चक्र है टेरिडोफाइट्स का, इसको भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं, लेकिन इसमें मुख्य प्रभावी अवस्था बीजाणुद्भिद द्विगुणित है, और प्रोथैलस जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वो स्वतंत्र जीवी है।
लेकिन जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स होते हैं, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स है यानी सेलेजिनेला और सेल्विनिया जैसे विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनमें दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एक छोटा लघु बीजाणु बनता है, एक बड़ा गुरु बीजाणु बनता है। तो दो अलग अलग तरह के बीजाणु बनते हैं। तो लघु बीजाणु नर युग्मक उद्भिद बनाते हैं और मादा बीजाणु जो गुरु बीजाणु है मेगास्पोर, वो मादा युग्मक उद्भिद बनाती है। तो नर युग्मक उद्भिद बनता है, मादा युग्मक उद्भिद बनता है। इसका मतलब विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस का निर्माण नहीं देखा जाता। तो इसका मतलब ये जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स हैं, ये बीज प्रवृत्ति दर्शाते हैं यानी सीड हैबिट दर्शाते हैं। देखो, बीज तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में बनते हैं। अनावृत बीजी और आवृत बीजी ही बीज बनाते हैं, लेकिन बीज बनाने के लिए आवश्यक अवस्थाएं सबसे पहले किस में आ गई हैं? विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में आ गई हैं। और इन विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में बीज बनाने के लिए या बीज स्वभाव के लिए सबसे पहला लक्षण तो विषम बीजाणुता है, दो अलग तरह के बीजाणु बनते हैं। दूसरा अंतःजात अंकुरण होता है, मतलब इनके अंदर जो मादा युग्मक उद्भिद है ना, वो बीजाणुद्भिद के साथ जुड़ी हुई रहती है। फिर हमारे पास इन टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स के भी चार अलग अलग वर्ग होते हैं। चार अलग अलग कौन कौन से? साइलोप्सिडा होता है, लाइकोप्सिडा होता है, स्फेनोप्सिडा होता है और फिलिसिनी यानी टेरोप्सिडा फर्न्स वाले समूह है। जो साइलोप्सिडा है उसका उदाहरण आपके पास साइलोटम होता है। जो लाइकोप्सिडा है उसमें लाइकोपोडियम सेलेजिनेला होता है। फिर जो आपके पास स्फेनोप्सिडा होता है उसमें इक्विसेटम, जिसको हम हॉर्स टेल कहते हैं या पाइप कहते हैं। और फर्न्स वाला समूह होता है टेरोप्सिडा होता है। तो ये आपके पास टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। फिर हमारे पास टेरिडोफाइटा के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म्स। अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म्स का मतलब है ऐसे पादप अब जिनमें बीज बनेंगे। अब इनमें बीज तो बनते हैं लेकिन बीज फल द्वारा आवृत नहीं होते, नग्न बीज हैं, नेकेड ओव्यूल्स हैं। इसका मतलब इन पादपों में बीजांड तो है, बीजांड तो है मतलब जो बीज बनाएगा, लेकिन अंडाशय नहीं होता, ओवरी नहीं होती, इसलिए फल नहीं बनते हैं। तो इन पादपों में बीज बनते हैं, इसलिए इनको हम फेनेरोगैम्स कह जाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स जो है बच्चों, वो सबसे पहले सफल स्थलीय पादप है। सफल स्थलीय पादप क्यों है? सफल इसलिए है क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल नहीं चाहिए। शैवाल तो जल में ही रहती थी, ब्रायोफाइट्स को निषेचन के लिए जल चाहिए था, टेरिडोफाइट्स को निषेचन के लिए जल चाहिए था, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स वास्तविक रूप से सबसे पहले सफल स्थलीय पादप है, इनको निषेचन के लिए जल नहीं चाहिए होता है। संवहनी ऊतक इन पादपों में होते हैं। जाइलम है, फ्लोएम है, लेकिन जाइलम में केवल वाहिनिकाएं होंगी, वाहिकाएं यानी वेसल्स नहीं होंगे। और फ्लोएम के अंदर सहायक कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स नहीं होते, उनके स्थान पर बड़े एल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। फिर जब आप जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो सभी के सभी जिम्नोस्पर्म्स विषम बीजाणुता होंगे, हेटेरोस्पोरस होंगे, तभी तो बीज बनेगा। अब जिम्नोस्पर्म्स की पत्तियों की विशेष लक्षण है, तने का विशेष लक्षण है और जड़ों का विशेष लक्षण है। दो विशेष प्रकार की जड़ें आपको जिम्नोस्पर्म्स में ध्यान में रखनी है। एक तो कोरेलॉइड रूट्स आपको याद रखनी है, जो साइकस में मिलता है, सीसी। कोरेलॉइड रूट साइकस में मिलती है और साइकस में कोरेलॉइड रूट्स होती है, इसका मतलब उसके साथ नील हरित शैवाल, नॉस्टॉक और एनाबीना जैसे नील हरित शैवाल सजीविता दर्शाते हैं और नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। दूसरे प्रकार की विशेष जड़ें होती हैं आपके पास माइकोराइजा, यानी माइकोराइजल जड़ें का मतलब है कवक मूल जड़ें हैं। कवक मूल किसमें मिलता है? पाइनस के अंदर, जिसमें कवक के साथ वो सहजीविता दर्शाता है और कवक जो है वो उसको जल और खनिज के अवशोषण में मदद करता है। तो माइकोराइजल कवक मूल आपको पाइनस में मिलता है और कोरेलॉइड रूट जो होते हैं वो साइकस के अंदर मिलते हैं। पत्तियां जो होती हैं ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स की, वो एकदम नीडल लाइक पतली सुई जैसी होती हैं और ये इसलिए होती है ताकि उनका क्षेत्रफल कम हो सके, वाष्पोत्सर्जन हानि कम हो सके। क्योंकि वो सभी शीतोष्ण क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए नीडल सुई जैसी इनकी पत्तियां होती है, क्यूटिकल की मोटी परत होती है और धसे हुए रंध्र इनकी पत्तियों में पाए जाते हैं। तना जो है वो शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है। अशाखित साइकस में होता है और शाखित जो होता है वो सेड्रस और पाइनस में देखा जाता है। फिर जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं बच्चों, सारे के सारे विषम बीजाणुता होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में नर और मादा जिम्नोस्पर्म अलग अलग होते हैं, मतलब वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, डाइशियस होते हैं। नर पादप अलग होता है, मादा पादप अलग होता है। अपवाद पाइनस है। पाइनस एकमात्र जिम्नोस्पर्म है जो अपवाद है, क्योंकि वो मोनोइशियस है। नर और मादा लक्षण या नर और मादा लैंगिक अंग एक ही पादप पर पाए जाते हैं। पाइनस के अलावा बाकी सभी जिम्नोस्पर्म्स डाइशियस हैं। तो डाइशियस एक नर पादप होता है बच्चों, जिसको नर बीजाणुद्भिद कहेंगे। मादा पादप होता है जिसको मादा बीजाणुद्भिद कहते हैं। नर पादपों पर आपको पता है नर शंकु होंगे, सारे के सारी पत्तियां इकट्ठी होकर शंकु बनाएंगी।
मादा के अंदर भी सारी पत्तियां जो है वो शंकु बनाएंगी, जिसको स्ट्रोबिलस या शंकु कहते हैं। फिर नर पादप जो है वो लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे, मादा पादप जो है वो गुरु बीजाणु का निर्माण करेंगे। लघु बीजाणु विकसित होकर परागकण बनाते हैं, और मादा बीजाणु गुरु बीजाणु विकसित होकर मादा युग्मकोद्भिद तो बनाती है, जो आगे चलकर आर्कीगोनी और भ्रूण पोष बनाता है। भ्रूण पोष जो होता है जिम्नोस्पर्म्स में निषेचन से पहले बन जाता है, इसलिए अगुणित होता है। याद करो, आवृत बीजों में भ्रूण पोष निषेचन के बाद बनता है, इसलिए त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड। फिर यहां पर परागकण बनते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, और वो परागकण जो है वो हवा के द्वारा परागन दर्शाते हैं। हवा के द्वारा परागन को एनिमोफिली कहते हैं, और ये परागकण जो है वो नर युग्मकों को लेकर मादा तक पहुंचते हैं। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती नहीं है, पराग नलिका विकसित होती है। पराग नलिका जो है वो इन नर युग्मकों को अंड कोशिका तक लेकर जाती है, जहां पर उनमें निषेचन हो जाता है। निषेचन से युग्मनज बनता है, युग्मनज भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण से आगे नया जिम्नोस्पर्म बन जाता है। इस जीवन चक्र को हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं, क्योंकि इसमें अगुणित अवस्था जो है, युग्मकोद्भिद अगुणित अवस्था अत्यधिक हासित होती है, रिड्यूस्ड होती है, और उसका केवल काम युग्मक बनाने तक सीमित रहता है। उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो कोई बहुत बहुकोशिकीय नहीं होती है, तो हासित है, और उनका काम केवल युग्मक बनाने का है, इसलिए ऐसे जीवन चक्र को हम डिप्लॉन्टिक चक्र ही कहते हैं। फिर इसमें उदाहरण आते हैं बच्चों, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जिसको हम रेडवुड ट्री, याद रखिएगा एनसीईआरटी कहती है जिम्नोस्पर्म्स में झाड़ होते हैं और बड़े वृक्ष होते हैं, घास जैसी संरचनाएं नहीं होती, बहुत छोटे जिम्नोस्पर्म तो होते नहीं है। तो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म होता है जिसको हम सेकोया कहते हैं, रेडवुड ट्री, वो किसका उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म का। फिर गिंको बाइलोबा का उदाहरण दे रखा है बच्चों। गिंको बाइलोबा एक जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म का मतलब है उसमें जैव विकास होना बंद हो गया है, इसलिए प्राचीन लक्षण दर्शाता है। फिर साबूदाना जिसको हम साइकस कहते हैं, वो किस में आएगा, जिम्नोस्पर्म्स में। पाइनस, सेड्रस, ये सब किसके उदाहरण होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के उदाहरण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सभी आपको पादप जगत में दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।